हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल। वेल, आज हम बहुत दिनों के बाद फिर से आज मिल रहे हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं जब हम लास्ट टाइम मिले थे। और लास्ट टाइम हम कब मिले थे? 15 फरवरी 2025, जब क्लास 10th का इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम था। यस, उसके बाद हम शॉर्ट्स के थ्रू बीच बीच में मिलते रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि बहुत सारी तैयारियों में व्यस्त थी। और इस बोर्ड को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि किन तैयारियों में व्यस्त थी। तो हाँ, बोर्ड तो मैंने ले ही लिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा भी था, सजेस्ट भी किया था, रिक्वेस्ट भी की थी, और मैं भी चाह ही रही थी। तो बोर्ड तो आ गया है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी तैयारियां होती हैं जो जारी हैं। एंड आई एम श्योर बहुत जल्द वो सारी तैयारियां भी पूरी हो ही जाएंगी। आपका साथ है तो मुझे डरने की क्या कोई बात है? बिल्कुल भी नहीं। तो आई एम श्योर धीरे धीरे सारी चीज़ें सेट हो ही जाएंगी। चलिए, अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जिसके साथ हम हमारे नए सेशन की शुरुआत करेंगे। यस, सेशन 2025-26। और इस सेशन की हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे ग्रामर सीरीज से। और जो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम इस पूरे वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे, जिसमें जो ये टॉपिक है नाउन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी 1-2 चीज़ें और जान लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि मैम आप क्लास 11 कब स्टार्ट करोगे, क्लास 10 कब से स्टार्ट करोगे इस सेशन में? तो बेटा मैं आपको अभी बता देती हूँ, बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। उसकी पूरी ऑफिशियल अनाउंसमेंट और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस वीडियो में हम पूरी तरीके से फोकस्ड रहेंगे हमारी ग्रामर सीरीज पर। ऑलराइट, लेकिन जो लोग 10th का, 11th का या 12th का भी वेट कर रहे हैं, आपका वेट बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हमारी ग्रामर सीरीज की। सबसे पहले तो आप सब लोगों को मैं ये बता देना चाहती हूँ, आप किसी भी क्लास में हो, आप किसी भी बोर्ड में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पता है कमेंट बॉक्स में क्या लिखते हैं? मैम ये वाला वीडियो हमारे लिए रेलेवेंट है क्या? मैम हम एमपी बोर्ड से हैं, क्या हम ये वाला टॉपिक देख सकते हैं क्या? मैम हम आईसीएसई बोर्ड से हैं, क्या ये वाला वीडियो हमारे लिए रेलेवेंट है क्या? हाँ भाई, बिल्कुल रेलेवेंट है। ग्रामर के रूल्स जो होते हैं वो बोर्ड देखकर या फिर आप कौन सी क्लास में है उसके अनुसार चेंज नहीं होते हैं। भाई बोर्ड के हिसाब से इसका आर थोड़ी चेंज हो जाएगा, क्लास के हिसाब से आर को एम थोड़ी कहने लग जाएंगे, नहीं ना। कभी भी ग्रामर के जो रूल्स होते हैं वो क्लास स्पेसिफिक या बोर्ड स्पेसिफिक नहीं होते। जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ होता है कि लेवल्स का, कि बेसिक लेवल है, इंटरमीडिएट है, एडवांस्ड लेवल है, सिर्फ उसमें एक डिफरेंस आ सकता है। अदरवाइज जो ग्रामर के रूल्स होते हैं वो कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं उसमें, ठीक है। अब हम जो ये ग्रामर सीरीज जो पढ़ेंगे ना बेटा, वो क्या चीज़ ध्यान में रखकर पढ़ेंगे? आपकी आंसर राइटिंग। कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स को आंसर आता होता है कि भाई इस क्वेश्चन का ये आंसर है, लेकिन उनका क्योंकि लैंग्वेज पे ज़्यादा होल्ड नहीं होता, इसलिए वो अपने आंसर को फ्रेम ही नहीं कर पाते। वो सारी टेक्निक सीख लेंगे, सारी चीज़ें, इवन वोकैबुलरी भी सीख लेंगे, लेकिन जब तक आपको सेंटेंस फ्रेम करना नहीं आएगा ना, तब तक आप कितनी भी अच्छी वोकैबुलरी सीख लो, आपका सेंटेंस ना फिल इन द ब्लैंक की तरह ही बनता है, रिक्त स्थान भरो, क्योंकि आपका सेंटेंस फ्रेम ही नहीं हो पाता। मैं आपके लिए जो ग्रामर सीरीज लेकर आई हूँ वो इसी पर्पस से लेकर आई हूँ ताकि आपको सेंटेंस भी फ्रेम करने आ सकें, ठीक है, और आप बेटर और अप्रोप्रिएट सेंटेंसेस फ्रेम कर सकें। और इसीलिए हम शुरुआत करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो बिना ज़्यादा टाइम इसमें और लगाए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया देर किस बात की है, अभी और इस वक्त इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो चलिए जल्दी से हम बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। तो स्टूडेंट्स, आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, लेकिन इसके अलावा आपको ज्वाइन करना है मेरा टेलीग्राम चैनल। यस, मैंने क्लास वाइज टेलीग्राम चैनल बनाए हैं और ग्रामर का एक सेपरेट टेलीग्राम चैनल बनाया है।
सेपरेट इसलिए बनाया है क्योंकि जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो ग्रामर है वो क्लास स्पेसिफिक या बूथ स्पेसिफिक नहीं होता। इसके अलावा हायर स्टडीज़ में कोई अगर है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए इस वीडियो को देख रहा है, या कोई सिर्फ सीखने के लिए इस वीडियो को देख रहा है, तो ऐसे लोग भी उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उनके लिए काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगा, राइट। तो आप लोगों को इन सभी चैनल्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़्यादा आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जितनी भी पीडीएफ्स चाहे एक्सरसाइज की हो, नोट्स हैं, मैं सब उन चैनल्स पे आपको टाइम टू टाइम अपलोड करती रहूँगी, तो आप लोगों के लिए भी बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। चलिए अब सीखते हैं हम हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। देखिए पार्ट्स का मतलब क्या होता है। हम जब भी कोई चीज़ सीखते हैं ना, हमें उसका मीनिंग ज़रूर पता होना चाहिए कि भाई ये चीज़ होती क्या है ना। सीधे ही उसकी डेफिनेशन भी बता दो, उसको हम लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे, बस हो गया। ये जो याद करना और मेमोराइज करने वाला काम है ना, वो कुछ लिमिटेड हद तक ही आपको हेल्प करता है। चीज़ों को, उसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में अच्छे से नहीं बैठता है ना, तब तक हम कितनी भी डेफिनेशन याद कर ले, हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। अब पार्ट्स का मतलब क्या होता है बेटा? हिस्से। और स्पीच का मतलब क्या होता है? बोली, या हम जो बात करते हैं, यानी हम जो भी बात बोल रहे हैं या जो भी हम सेंटेंसेस कह रहे हैं, उनके अलग अलग हिस्से होते हैं। अगर मैं कहूँ राधा इज़ गोइंग टू स्कूल, तो इस सेंटेंस के अंदर नाउन भी है, वर्ब भी है, अलग अलग चीज़ों से मिलकर ये पूरा सेंटेंस बना है। क्योंकि स्टूडेंट्स को इन्हीं अलग अलग हिस्सों को किस तरह से यूज़ करना है ये नहीं पता होता है, इसीलिए उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली नहीं बन पाता है। अगर मुझे खीर बनानी है तो मैं उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूँगी ना, मुझे उन इंग्रेडिएंट्स के टेस्ट का पता होना ज़रूरी है। अगर चावल है, दूध है और चलो इसमें और नमक डालते हैं, कितनी बढ़िया खीर बनेगी, तो क्या वो खीर बढ़िया बनेगी? बिल्कुल भी नहीं। खीर बनाने के लिए हमें चीनी की ज़रूरत होती है, या जो लोग गुड़ डाल के बनाते हैं तो गुड़ की ज़रूरत होती है, यानी मिठास की ज़रूरत होती है। उसको आप नमक डालकर नहीं बना सकते हैं, ये बात तो हम सब जानते ही हैं। तो अगर इंग्रेडिएंट्स का टेस्ट नहीं पता होगा तो हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसी तरीके से अगर हम एक सेंटेंस की बात करें, उसमें जितने भी वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, उन वर्ड्स का टेस्ट अगर हमें नहीं पता, अगर उन वर्ड्स का या उन पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगर हमें यूज़ प्रॉपर्ली नहीं पता है, तो हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो पूरी ग्रामर सीरीज़ में लेकर आई हूँ, वो सीखने का मेन इंटेंशन ही यही है कि आप लोग अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर सही तरीके से नहीं बना पाते हैं जब आंसर लिख रहे होते हैं, क्योंकि वर्ब का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं या एडजेक्टिव का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो आंसर अच्छे से आते हुए भी वो ग्रामेटिकल एरर्स से भरा हुआ होता है, ठीक है। तो यही कारण है कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से समझ में आनी ही चाहिए। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये 8 हिस्से हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। और इन सभी हिस्सों को हम 1 बाय 1 देखेंगे सेपरेट वीडियोस में। और आज शुरुआत करेंगे हम नाउन से। चलिए अब समझते हैं कि नाउन होते क्या हैं। नाउन जो होते हैं वो होते हैं बेसिकली नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स का मतलब होता है एक नाम होना। अब वो नाम इंसान का है या किसी जानवर का है, जगह का है, कुछ भी हो, लेकिन किसी का नाम होना वही नाउन कहलाता है। आपने बचपन में वो गेम ज़रूर खेला होगा, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। भाई वो क्या था? वो नाउन ही तो था। तो यहाँ पर नाउन का मतलब ये हुआ कि किसी भी पर्सन का या प्लेस का, एनिमल या किसी भी थिंग, जिसको ऑब्जेक्ट भी हम बोल सकते हैं, राइट। इसके अलावा आइडिया या थॉट, या फिर इसको हम इमोशंस या फीलिंग्स भी कह सकते हैं, इमोशंस। सो नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया इज नोन एज नाउन। एग्जाम्पल समझ के चलते हैं कि ये जो मेरे हाथ में जो चीज़ है, ये जो वस्तु है, ये क्या है। जब तक मुझे इसका नाम नहीं पता होगा तब तक क्या मैं इसके बारे में बात कर पाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं इसको क्या कहकर बोलती रहूंगी, अरे अरे भैया वो चाहिए,
वो क्या मैडम? अरे वो जो जिससे लिखते हैं ना, पेंसिल? नहीं नहीं नहीं, पेंसिल नहीं, वो जो जिससे बोर्ड पर लिखते हैं, बोर्ड पर चौक? नहीं नहीं नहीं, स्मार्ट बोर्ड जो होता है ना, डिजिटल बोर्ड, उस पर लिखते हैं। ओ वो स्टाइलस, हाँ हाँ वही। तो जब तक मुझे इसका नाम नहीं पता होगा तब तक मैं इसके बारे में तरीके से बात नहीं कर पाऊंगी। तो अगर मैं कहूँ कि किसी भी इंसान या किसी भी जगह जैसे शहर हो गई, या सिर्फ जस्ट शहर या कंट्रीज ही नहीं, होटल हो गया या रेस्टोरेंट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये भी प्लेसेस ही होती हैं, ठीक है। तो जब तक मुझे ये नाम नहीं पता होंगे तब तक इनके बारे में बात नहीं हो सकती। और अगर मैं कहूँ कि नाउन का पता होना यानी हमें उस पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ऑब्जेक्ट, आइडिया की आइडेंटिटी पता होना होता है, तो क्या गलत होगा? बिल्कुल भी नहीं। यानी इन शॉर्ट नाउन जो होता है वो होता है एक किस्म से आइडेंटिटी, पहचान। तो बेटा ये था नाउन। आई एम श्योर अभी तक आपको नाउन की क्लैरिटी अच्छे से आ गई होगी, लेकिन अगर अभी भी कोई छोटा सा भी डाउट है तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि अगर हम बात करें पर्सन की और किसी इमोशन की तो देखा जाए ये दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। अलग अलग चीज़ें आप कहोगे कि मैम इंसान में ही तो इमोशंस होते हैं या एनिमल्स में भी तो इमोशंस होते हैं, तो अलग अलग कैसे हुआ? कनेक्टेड हुआ ना, कनेक्टेड है, रिलेटेड है, लेकिन सेम या सिमिलर नहीं है, राइट? जैसे मैं एक इंसान हूँ लेकिन इमोशन तो एकदम अलग ही कैटेगरी हो गई ना। उस हिसाब से मैं बात कर रही हूँ कि ये जो पांचों चीज़ों की जो बात की गई है ये पांचों ही अलग अलग कैटेगरीज हैं, और इन्हीं कैटेगरीज के हिसाब से, इन्हीं डिफरेंसेस के हिसाब से नाउन को भी अलग अलग टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो हम नाउन की और अच्छे से क्लैरिटी लाने के लिए उन टाइप्स को भी अब समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो नाउन्स हम देखेंगे वो है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। अभी इन दोनों ही नाउन्स के नाम से इनका मीनिंग भी सजेस्ट होता है। अगर कॉमन नाउन की बात करूं तो कॉमन नाउन उन नाउन्स को कहा जाता है जो बहुत ही कॉमन या जनरल कैटेगरी में फॉल होते हैं, और प्रॉपर नाउन्स उन नाउन्स को कहा जाता है जिनकी आइडेंटिटी बहुत ही प्रॉपर या फिर बहुत ही स्पेसिफिक होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि इन गर्मियों की छुट्टियों में मुझे एक हिल स्टेशन जाना है, तो ये जो हिल स्टेशन है क्या एक प्लेस है? बिल्कुल। तो हिल स्टेशन एक प्लेस वाली नाउन हो गई है। लेकिन जब मैं इस हिल स्टेशन को एक नाम दे देती हूँ कि भाई कौन से हिल स्टेशन मुझे जाना है, जब मैं इसे एक नाम दे देती हूँ तो क्या इसे और भी ज़्यादा स्पेसिफिक और प्रॉपर आइडेंटिटी मिल जाएगी? जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे ऊटी या फिर मुन्नार जाना है, तो क्या इस हिल स्टेशन को और भी स्पेसिफिक या प्रॉपर आइडेंटिटी मिल गई है? बिल्कुल मिल गई है। तो जब हमें किसी भी नाउन की एक जनरल कैटेगरी पता है तो उसे कहा जाएगा कॉमन नाउन, और जब नाउन की हमें स्पेसिफिक या टू द पॉइंट या फिर प्रॉपर आइडेंटिटी पता है तो उसे कहा जाएगा प्रॉपर नाउन। अगर मैं कहूँ मुझे हॉस्पिटल जाना है तो हॉस्पिटल अगेन एक प्लेस वाला नाउन है। तो हॉस्पिटल तो किसी भी तरीके का हॉस्पिटल हो सकता है ना, तो ये हॉस्पिटल की कैटेगरी हो गई। लेकिन अगर मैं कहूँ अजंता हॉस्पिटल या नवजीवन हॉस्पिटल तो मैं उसको एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी दे रही हूँ। रेस्टोरेंट्स की भी अगर बात करें तो रेस्टोरेंट किसी भी तरीके का रेस्टोरेंट हो सकता है, लेकिन उस रेस्टोरेंट का नाम अगर बता दिया तो वो क्या हो गया? एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी उसके साथ हमने जोड़ दी है। तो यही मीनिंग होता है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का। आई एम श्योर अभी तक ये आपको बहुत इजी लग रहा होगा, और इजी है भी बेटा। चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले नाउन पर, जो कि है एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है, मान लीजिए अगर मैं आपके सामने ये शेप ड्रॉ करती हूँ तो क्या आपको मालूम है कि इसे ट्राइंगल कहा जाता है और इसे एक सर्कल कहा जाता है, ये एक स्क्वायर है और इसे एक रेक्टेंगल कहा जाता है। आई एम श्योर आपको ज़रूर पता होगा। और इसी तरीके की बहुत सारी शेप्स हैं जिनका स्पेसिफिक नाम है, और आप उन्हें देखते ही समझ जाएंगे कि इस पर्टिकुलर शेप को ये कहा जाता है, राइट? लेकिन ऐसी और भी बहुत सारी शेप्स हैं जिसे आप देखकर कोई उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं और आप उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं बता सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ऐसा कुछ भी ऊटपटांग यूँ कुछ भी ड्रॉ कर दूँ तो क्या आप बता पाएंगे कि ये क्या चीज़ है? आप इसका कोई नाम दे पाएंगे जिस तरीके से इसको ट्राइंगल या इसे सर्कल कह सकते हैं? नहीं। तो इसी तरीके की जो फॉर्म्स होती हैं या शेप्स होती हैं जिनकी कोई स्पेसिफिक
पहचान नहीं हो सकती, उसे ही कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट। इसे आप एब्स्ट्रैक्ट आर्ट फॉर्म से भी समझ सकते हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स होती है, अब जो लोग पेंटर्स होते हैं या पेंटिंग्स की जिन्हें नॉलेज बहुत होती है, उन्हें तो वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म बहुत अच्छे से समझ में भी आती है और वो उसे अप्रिशिएट भी कर पाते हैं। लेकिन जिन लोगों को उन पेंटिंग्स की ज़्यादा समझ नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो उस एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को नहीं समझ पाते। तो ऐसा कोई भी डिज़ाइन जिसका कोई स्पेसिफिक शेप या ऐसा कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं हो, उसे ही एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। अब अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी वो नाउन होते हैं जिनका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता और ये इनटेंजिबल कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनटेंजिबल का मतलब होता है बेटा जिसे छुआ ना जा सके। जैसे ये स्टाइलस है, मैं अगर इसे पकड़ रही हूँ मतलब मैं इसे छू सकती हूँ, मैं इसे टच कर सकती हूँ। लेकिन अगर हवा बह रही है तो हवा मुझे छू कर जा रही है, तो हवा मुझे छू सकती है और मैं हवा को महसूस कर सकती हूँ, फील कर सकती हूँ। लेकिन क्या मैं हवा को पकड़ सकती हूँ क्या, कि भाई आज ना मैंने आधा किलो हवा जो है उसको पकड़ लिया? क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जिस चीज़ को छुआ ना जा सके या जिस चीज़ को टच ना किया जा सके या जो इनटेंजिबल है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइडियाज, इमोशंस, फीलिंग्स, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। आइडिया कहाँ है? दिमाग में। इमोशंस कहाँ हैं? दिल में, मन में। तो ये जो भावनाएं हैं, ये जो ख्याल हैं, थॉट्स हैं, इन सबको ना तो छुआ जा सकता है ना इन्हें देखा जा सकता है, लेकिन हाँ, इन सभी को महसूस ज़रूर किया जा सकता है और इसीलिए इन्हें कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये आपने बहुत सुना होगा, बहुत ही बढ़िया कहावत भी है ये कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इसके अंदर ये जो ऑनेस्टी है, ये ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है। दिस ऑनेस्टी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन ओनली। कि ऑनेस्टी आप फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, भाप सकते हो कि हाँ ये इंसान बहुत ईमानदार है, बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट है। लेकिन क्या आप उस ऑनेस्टी को साक्षात आंखों से देख सकते हो कि ऑनेस्टी दिखने में एक्चुअल में होती कैसी है? नहीं। तो इसीलिए ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब हम बढ़ते हैं हमारे कॉन्क्रीट नाउन पर। जिस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक इनटेंजिबल नाउन होता है, कॉन्क्रीट नाउन एक टेंजिबल नाउन होता है। ये एक टेंजिबल नाउन होता है दैट कैन बी फेल्ट और परसीव्ड फिजिकली यूजिंग देयर सेंसेस। या तो वो टेंजिबल नाउन होता है या फिर इट कैन बी परसीव्ड और अंडरस्टूड फिजिकली, जिसे फिजिकली हमारे सेंसेस से समझा जा सकता है। अगर मैं एक कार की बात करूं तो क्या आप कार को देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। क्या आप कार को टच कर सकते हैं? आप बिल्कुल टच कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने देखा नहीं, आपने टच नहीं किया, लेकिन उस कार ने अगर हॉर्न बजाया तो क्या सिर्फ वो सुनकर भी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई एक व्हीकल है, राइट? तो ये कॉन्क्रीट नाउन की फीचर्स होते हैं। आई एम रीडिंग अ बुक। तो इसके अंदर ये जो बुक है ना, बुक, ये एक कॉन्क्रीट नाउन है क्योंकि बुक को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। देखना क्या एक सेंस है, वन ऑफ द सेंसेस। बुक को हम देख सकते हैं, बुक को हम छू सकते हैं, तो ये एक टेंजिबल नाउन हो गया, टेंजिबल कॉन्सेप्ट हो गया और इसीलिए कॉन्क्रीट नाउन है। अब यहाँ पर कई बार स्टूडेंट्स जो है कॉन्क्रीट नाउन और कॉमन नाउन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम बुक तो कॉमन नाउन भी हुई ना, अगर हम इस बुक का कोई जो टाइटल होता है उस टाइटल को बता दें, जैसे हैरी पॉटर मान लीजिए, तो हैरी पॉटर अगर ये हमने बुक का नाम दिया तो वो तो प्रॉपर नाउन हो गया, हमें समझ में आ गया। लेकिन अगर सिर्फ बुक की बात करें तो वो तो एक कॉमन नाउन भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यानी बुक एट द सेम टाइम कॉमन नाउन भी हो सकता है और कॉन्क्रीट नाउन भी हो सकता है। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर मैं बात करूं इमोशंस की, ना इमोशंस छुए जा सकते हैं। इमोशंस कॉमन नाउन की कैटेगरी में हम बिल्कुल डाल सकते हैं। यानी ये समझा जा सकता है कि कॉमन नाउन जो होता है ना, वो एक वाइड रेंज ऑफ नाउन्स है। ठीक है, कॉमन नाउन एक वाइड रेंज ऑफ नाउन्स है और कॉमन नाउन्स में एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी आ जाते हैं और कई बार कॉन्क्रीट नाउन्स भी आ जाते हैं।
अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बेटा? चलो इसी के साथ हम अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले टाइप्स ऑफ नाउन्स, कलेक्टिव एंड कंपाउंड नाउन। कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं? वो नाउन जो ग्रुप में होते हैं, झुंड में होते हैं या इकट्ठे होते हैं। लेकिन कंपाउंड नाउन कौन से होते हैं? ये वो नाउन नहीं होते जो इकट्ठे हों, ये वो नाउन होते हैं जो जॉइंट होते हैं। जो क्या होते हैं? जॉइंट। अब पहले हम समझते हैं कलेक्टिव नाउन को। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जब किसी भी चीज का झुंड या फिर ग्रुप होता है उसे ही कलेक्टिव नाउन कहते हैं। लेकिन ये ग्रुप किस तरीके का होना चाहिए? ये ग्रुप होना चाहिए सिमिलर थिंग्स का। यानी अगर मैं बात करूँ एक चिड़िया की, तो अगर एक चिड़िया है तो वो हो गया सिंगुलर नाउन। लेकिन अगर बहुत सारी चिड़ियाएं हैं, मतलब अगर बहुत सारी चिड़ियाओं का झुंड है, तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे? हम उसके लिए बोलते हैं अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो ये जो शब्द है ना फ्लॉक, ये फ्लॉक शब्द क्या दर्शा रहा है? बहुत सारी चिड़ियाओं के ग्रुप को। तो यहाँ पर क्या बर्ड्स, वो सारी की सारी बर्ड्स ही हैं? क्या बहुत सारी बर्ड्स हैं? क्या उनका एक गुच्छा या उनका एक ग्रुप है यहाँ पर? हाँ, तो इसीलिए फ्लॉक क्या हो गया? हमारा कलेक्टिव नाउन। अब इसकी और फीचर्स आप देखो। एक तो ये कि सिमिलर थिंग्स होने चाहिए, यानी बर्ड्स हैं तो बर्ड्स का ही झुंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस झुंड में या ग्रुप में शेर, हाथी, चीता वगैरह भी सब आ गए। नो, बर्ड्स का मतलब है बर्ड्स ही। इसके अलावा सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट किया जाता है, यानी यहाँ पर फ्लॉक है, फ्लॉक्स नहीं है। तो जब हम फ्लॉक की बात कर रहे हैं तो यानी अ ग्रुप ऑफ एंड नॉट ग्रुप्स ऑफ, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, यानी हम एक सिंगल यूनिट या सिंगल ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? इसके अलावा ये प्लूरैलिटी ऑफ आइटम्स दिखाता है, यानी ऑफ कोर्स अगर ग्रुप है तो एक से ज़्यादा ही होंगे, प्लूरल ही होगा, बहुवचन ही होगा। तो ये होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। इसके और एग्जाम्पल्स जो हो सकते हैं वो है अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, यानी जब बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? क्लास। इसके अलावा अ हाइव ऑफ बीज, यानी मधुमक्खियों का छत्ता। तो छत्ता ही कहते हैं, छाता मत कहिएगा, छाता माने छतरी। तो ये जो शब्द है हाइव, HIVE, हाइव, ये हाइव शब्द भी क्या दिखाता है? एक ग्रुप को ही दिखाता है। और किसके ग्रुप को या किसके झुंड को दिखाता है? मधुमक्खियों के झुंड को, बीज के झुंड को। तो ये जो शब्द, जो वर्ड्स कलेक्टिविटी दिखाते हैं या ग्रुप दिखाते हैं, उसे ही कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा, एंड आई एम श्योर आपको बहुत इजी भी लगा होगा। अब हम बढ़ते हैं कंपाउंड नाउन की तरफ। कलेक्टिव नाउन और कंपाउंड नाउन में बहुत सारे बच्चे कई बार बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये भी प्लूरल के लिए है और ये भी प्लूरल नाउन्स के लिए ही होता है। बात तो सही है, प्लूरल नाउन्स के लिए होता है, लेकिन कंपाउंड नाउन के और भी कुछ फीचर्स होते हैं जिसे हम देखते हैं। एक तो कंपाउंड नाउन कभी भी ग्रुप को या झुंड को नहीं दिखाता, ये हमेशा जॉइंट सिचुएशन दिखाता है कि दो नाउन को जोड़ा गया है। ठीक है, एक जोड़ दिखाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखें क्लास, ठीक है, क्लास क्या एक नाउन है? बिल्कुल एक नाउन है। इसके अलावा हम लिखें टीचर, तो टीचर क्या एक नाउन है? बिल्कुल एक नाउन है। ये दो नाउन्स हो गए, एक क्लास है और एक टीचर है। लेकिन जब हम इन दोनों को जोड़ दें, जब हम इन दोनों को जोड़ दें, तब भी क्या एक अलग नाउन बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो ये जो फाइनल दो अलग अलग नाउन को जोड़ के जो नाउन बना, उसे कहा जाता है कंपाउंड नाउन। और ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही वर्ड्स को जोड़ा जाता है, दो से ज़्यादा वर्ड्स को भी जोड़ा जाता है, जिसके एग्जाम्पल्स हम अभी देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहला जो डिफरेंस है कंपाउंड नाउन और कलेक्टिव नाउन में, वो ये है कलेक्टिव नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है, बहुवचन फॉर्म में। लेकिन कंपाउंड नाउन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए, क्लास टीचर सिंगल पर्सन के बारे में हम बात ही कर रहे हैं, यानी यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म भी आती है। ऐसे और सारे एग्जाम्पल्स भी हम देख सकते हैं, जैसे केक शॉप, राइट, या फिर फ्रेंच फ्राइज। अब अगर आप ध्यान दो तो फ्रेंच एक अलग नाउन है, फ्राइज एक अलग नाउन है, और इन दोनों को जोड़कर भी हम एक अलग नाउन बना पाते हैं, जो क्या हो गया? कंपाउंड नाउन। केक शॉप भी इसी तरीके का एक कंपाउंड नाउन है। केक, अच्छा
केक एक अलग वर्ड है या अलग नाउन है, शॉप भी एक अलग नाउन है, प्लेस वाली नाउन हो गई ना, और केक शॉप ये जुड़कर एक अलग नाउन बन गया और ये हो गया कंपाउंड नाउन। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, एक और फीचर बताती हूँ जो यूजुअली जहाँ आके स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो ये है कि कंपाउंड नाउन सिर्फ नाउन्स को जोड़कर नहीं बनता। इनफैक्ट कंपाउंड नाउन वर्ब और नाउन को जोड़कर भी बनता है, एडजेक्टिव और नाउन को जोड़कर भी बनता है, प्रपोजिशन और नाउन को जोड़कर भी बनता है, दो नाउन्स को जोड़कर भी बनता है, और वर्ब और प्रपोजिशन को जोड़कर भी बनता है। यानी ये 5 तरीके का कॉम्बो जब आता है तो इस तरीके से कंपाउंड नाउन बनता है। अब स्टूडेंट्स, आपने ये तो समझ लिया कि कंपाउंड नाउन क्या होता है, लेकिन ये जो मैंने अभी 5 कॉम्बिनेशंस आपको बताए कि जिन्हें कंबाइन करने के बाद भी कंपाउंड नाउन बनता है, वो 5 कॉम्बिनेशंस को समझ लेते हैं, और जो कंपाउंड नाउन उनसे बनते हैं उन कंपाउंड नाउन्स को भी समझ लेते हैं। जो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है वो है नाउन प्लस नाउन, यानी जब दो नाउन को जोड़कर हमें कंपाउंड नाउन बनाते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है मैं वो सेम एग्जाम्पल ही लेकर आई हूँ, फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच एक अलग नाउन है जो कि एक लैंग्वेज होती है, और फ्राइज एक अलग नाउन है, और फ्रेंच फ्राइज जब कंबाइन हुआ तो ये एक अलग कंपाउंड नाउन बन के आया। क्लास, टीचर, क्लास भी एक नाउन है, टीचर भी एक नाउन है, और दोनों को जब कंबाइन किया तो एक अलग नाउन बना, और चूंकि कंबाइन किया है या ज्वाइन किया है इसीलिए कंपाउंड नाउन हो गया। जो दूसरा कॉम्बिनेशन है वो है वर्ब प्लस नाउन का। वर्ब का मतलब होता है कोई भी एक्शन, चाहे स्लीपिंग या ड्रिंकिंग या स्लैपिंग, तो कोई भी एक्शन जब होता है तो उसे ही वर्ब कहते हैं। यहाँ पर एक वर्ब है जो फर्स्ट वर्ड है, 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच को ज्वाइन ही करना है ना, हमें कंबाइन करना है। तो पहला वर्ड क्या है, देखो रन, और रन क्या एक एक्शन होता है, बिल्कुल, और चूंकि एक एक्शन है इसलिए वर्ब हो गया, है ना। दूसरा वर्ड जो है वो क्या है, वे, WAY, वे। यहाँ पर वे एक नाउन है। कैसे? वे का मतलब क्या है, मेथड, किसी चीज को करने का तरीका। तो यहाँ पर रन एक वर्ब है, वे एक नाउन है, और जब इन दोनों को कंबाइन किया गया या ज्वाइन किया गया तो क्या निकल कर आया, रनवे। सो रनवे इज अ कंपाउंड नाउन। और रनवे का मीनिंग क्या होता है, जहां पर फ्लाइट्स उतरती हैं और वो जो पीस ऑफ ग्राउंड होता है उसे क्या कहते हैं, रनवे। फिर हम थर्ड कॉम्बिनेशन को देखते हैं, एडजेक्टिव प्लस नाउन। एडजेक्टिव क्या होता है कि कोई भी चीज कैसी है या कैसा है। अगर बात करूं मैं इस स्टाइलस की, तो ये देखने में कैसा है, अगर इसके बारे में बताऊं तो ये बहुत ही स्लीक है और ये ब्लैक कलर का है। तो किसी का कलर बताना या किसी इंसान की अगर हम हाइट बता रहे हैं कि वो बहुत शॉर्ट है या कोई बहुत टॉल है, तो शॉर्ट, टॉल, ये सब उसकी क्वालिटीज हो गई, तो वो होता है एडजेक्टिव। तो यहाँ देखिए, अगर कलर की बात करें तो ग्रीन कलर एक तरीके का एडजेक्टिव हुआ, बिल्कुल। हाउस क्या एक तरीके का नाउन हुआ, बिल्कुल, प्लेस वाला नाउन हो गया ना। तो एडजेक्टिव प्लस नाउन बना तो क्या निकल कर आया आंसर, ग्रीन हाउस। और ग्रीन हाउस कंप्लीटली क्या एक नाउन कहलाता है, बिल्कुल। तो इस कॉम्बिनेशन के बाद एक कंपाउंड नाउन निकल कर आया। उसी तरीके से है ब्लूबेरी, ब्लू एक एडजेक्टिव की तरह है, बेरी एक नाउन की तरह है, और दोनों को कंबाइन किया ये बन गया कंपाउंड नाउन। यानी जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है ना, चाहे फिर वो वर्ब प्लस नाउन हो या एडजेक्टिव प्लस नाउन हो, जो रिजल्ट फाइनल प्रोडक्ट जो है वो एक नाउन ही है, ठीक है। फिर फोर्थ कॉम्बिनेशन, नाउन प्लस प्रपोजिशन। प्रपोजिशन का मतलब होता है किसी चीज की पोजीशन क्या है, कि अगर कोई चीज घर के अंदर है या बाहर है, घर की छत पर है या उसके अंडरग्राउंड में है, राइट। तो उस चीज की पोजीशन क्या है, और कोई चीज नहीं, इंसान भी हो सकता है कि उस इंसान की पोजीशन कहाँ है, राइट। तो यहाँ पर देखिए नाउन, यहाँ पर मदर इन लॉ, तो मदर एक पर्सन वाला नाउन हो गया, मदर। और इन, क्या इन एक पोजीशन है, बिल्कुल एक पोजीशन है। और ये जो लॉ है, लॉ क्या होता है, कानून, और ये एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर मदर इन लॉ किस किस का कॉम्बिनेशन है, नाउन प्लस प्रपोजिशन का। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 वर्ड्स के ही कॉम्बिनेशन हो, 2 से ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। यहाँ पर हियर इट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, ठीक है। फिर लास्ट कॉम्बिनेशन जो है
वो है वर्ब प्लस प्रपोजिशन। यस, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर नाउन होता ही नहीं है। एक है वर्ब यानी एक्शन, दूसरा है प्रपोजिशन यानी जो पोजीशन बताए। लेकिन इन दोनों ही तरीके की पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब हमने कंबाइन किया और फिर जो रिजल्ट आया वो जरूर नाउन निकला। तो ये देखो, चेक, चेक क्या होता है? किसी चीज को चेक कर रहे हैं तो चेक क्या है? कि आप चेक कर रहे हो किसी चीज को, यानी कोई एक्शन है। और इन क्या है? क्या वो एक प्रपोजिशन है? बिल्कुल प्रपोजिशन है। तो दोनों को कंबाइन किया तो क्या आया? चेक इन। इसके बाद है ब्रेक डाउन। ब्रेक, कोई चीज तोड़ना या टूटना। तो क्या ये एक एक्शन है? वर्ब है, बिल्कुल है। डाउन, क्या ये एक पोजीशन है? भाई अप डाउन, तो बिल्कुल पोजीशन भी है। और ये वर्ब और प्रपोजिशन बनके क्या एक नाउन बन रहा है? ये सिंगल वर्ड जो बना, क्या वो एक नाउन बना? हाँ, वो एक नाउन बना और इसीलिए कंपाउंड नाउन है। और ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? वेल, इसके दो मीनिंग्स हैं। एक तो ये कि कोई व्हीकल वगैरह जब खराब हो जाता है तो उसको भी, ये एक स्टेट होती है कि भाई एक व्हीकल जो है वो अभी किस स्टेट में है, किस स्थिति में है, खराब स्थिति में है। ठीक है, तो वो भी नाउन होता है। और अगर कोई इमोशनल फेलियर होता है तो उसे भी ब्रेकडाउन ही कहते हैं। तो नाउन में हमने इमोशंस की भी बात की थी, थॉट्स की, आइडियाज़ की भी बात की थी। तो इन बोथ द केसेस ब्रेकडाउन का मतलब नाउन ही होता है। और चूंकि दो वर्ड्स मिला के बना है वो कंपाउंड नाउन हो गया। और जो चेक इन होता है ना स्टूडेंट्स, हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि चेक इन इज अगेन अ प्रोसेस, कि आप एयरपोर्ट पे पहुंच रहे हो और वहां पर चेक इन करवा रहे हो, तो वो तो एक एक्शन वर्ड हो गया। जिस जगह पे चेक इन करवा रहे होते हैं, दैट प्लेस इज ऑल्सो नोन एज चेक इन। तो इसलिए चेक इन एक प्लेस वाला नाउन भी होता है। ठीक है, आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। बेटा, मैं हमेशा हमेशा ये बात कहती हूँ कि कभी भी अपने मन में कोई डाउट मत रखना। कभी भी किसी भी एक सिंगल वर्ड में, आई नो कि नाउन बहुत बेसिक भी होता है और आपने कई बार पढ़ा भी होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती स्टूडेंट्स के दिमाग में, मन में कोई भी डाउट रहे। तो कोई भी डाउट रहे प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछिएगा। जो मेरे ऑलरेडी जो मेरे स्टूडेंट्स रहे उनको तो बहुत अच्छे से पता है कि मैं हमेशा आप लोगों के डाउट्स को, आपके क्वेश्चंस को आंसर करती हूँ। जिन लोगों ने अभी अभी या नए हैं मेरे चैनल पे, जिन्हें मालूम नहीं है, तो मैं आपको भी बता दूं, आपके दिमाग में डाउट आ रहा है अगर टॉपिक को लेकर, मुझसे ज़रूर पूछेगा। मैं आपके डाउट्स को आंसर करूंगी, उन्हें सॉल्व करूंगी। डाउट रखकर मन में आगे नहीं बढ़ना है। ऑलराइट, चलिए अब हम यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में अब आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं मटीरियल नाउन को। मटीरियल नाउन वो नाउन होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम दूसरी चीज़ें बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड, वुड का इस्तेमाल करके हम फर्नीचर बनाते हैं, पेपर भी बनाते हैं, पेंसिल्स वगैरह ये सब भी बनाते हैं। तो वुड एक मटीरियल नाउन हो गया। इसी तरह मेटल, वाटर, ये भी मटीरियल नाउन है जिनका इस्तेमाल करके हम दूसरी चीज़ें बनाते हैं, यानी एलिमेंट्स या फिर पदार्थ। ये किस किस तरीके के होते हैं, यानी इनकी और क्या क्या फीचर्स इनके होते हैं। तो सबसे पहला फीचर जो इनका होता है वो ये कि ये टिपिकली अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल का मतलब होता है वो चीज़ें जिन्हें गिना नहीं जा सकता। जैसे पानी, क्या आप पानी को गिन सकते हो कि भाई एक पानी देना, दो पानी देना? नहीं, आप पानी को नहीं गिन सकते हो। उसी तरह आप वुड को भी नहीं गिन सकते, मेटल को भी नहीं गिन सकते। इसके अलावा दूसरी जो दो प्रॉपर्टीज़ इसकी होती हैं वो हैं कि ये नेचुरल मटेरियल्स भी होते हैं और मैन मेड मटेरियल्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, नेचुरल मटेरियल्स में हम कह सकते हैं गोल्ड। गोल्ड एक नेचुरल मटेरियल है, वो किसी इंसान ने किसी लेबोरेटरी में नहीं बनाया है, राइट। उसी तरीके से मैन मेड मटेरियल में हम कह सकते हैं प्लास्टिक, राइट। प्लास्टिक इंसान ने बनाया है, वो कोई नेचुरल मटेरियल नहीं है। गोल्ड और प्लास्टिक, क्या आप इन्हें काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल काउंट नहीं कर सकते हैं और ये अनकाउंटेबल ही होते हैं। इसीलिए ये क्या बन जाते हैं? मटेरियल नाउन। ये एलिमेंट्स भी हैं या वो चीज़ें जिनसे और चीज़ें बनाई जाती हैं, इसलिए ये हो गए हमारे मटेरियल नाउन। अब अगर कई लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि मैम जो गोल्ड है, हम जब ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो हम उसके वेट के हिसाब से, वज़न के हिसाब से तो ज्वेलरी खरीदते हैं। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन अभी आ रहा है तो हम बढ़ते हैं हमारी
अगली स्लाइड पर, वहां आपका ये कंफ्यूजन एकदम दूर हो जाएगा। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन से देखो बेटा, ये दोनों ही नाउन जो है वो क्वांटिटी पे बेस्ड हैं, यानी नाउन की क्वांटिटी कितनी है, दोनों ही केसेस में वो क्वांटिटी गिनी जाती है। यस, अगर आप सोच रहे हैं कि अनकाउंटेबल नाउन में क्वांटिटी नहीं गिनी जा सकती है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल क्वांटिटी गिनी जाती है, लेकिन किस तरीके से। काउंटेबल नाउन में एकदम आप स्पेसिफिकली काउंटिंग कर सकते हो कि अगर मैं कहूँ कि एप्पल, तो कितने एप्पल, एक एप्पल, ठीक है, और एक से ज़्यादा एप्पल है कि 2, 3, 4, 5, तो एप्पल्स हो गए। लेकिन इन दोनों ही कंडीशंस में आप एप्पल को गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो, राइट। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में आप ये स्पेसिफिक काउंटिंग कभी नहीं कर सकते, स्पेसिफिक क्वांटिटी आपको कभी पता नहीं चलती। स्पेसिफिक क्वांटिटी का मतलब 1, 2, 3, 4 इस तरह से। जैसे अगर आपने किसी से राइस मांगे, खाना खा रहे हैं आप, और आपने किसी से बोला कि चावल चाहिए, कितने चावल चाहिए, थोड़े से, ज़रा से चावल, ज़्यादा नहीं, ये इतनी सी सब्जी बची है ना, इस सब्जी के हिसाब की बस चावल दे दो, थोड़े से। अभी जो थोड़े से है वो क्वांटिटी तो है ही ना, क्या वो क्वांटिटी नहीं होगी? बिल्कुल होगी, लेकिन वो क्वांटिटी एग्जैक्टली कितनी है, क्या वो हमें पता चल रहा है? नहीं। क्वांटिटी ज़रूर होती है, लेकिन हमें स्पेसिफिकली या टू द पॉइंट नहीं पता होता है। वो बस हमें किस तरीके से पता होता है, सम टी, सम राइस, सम शुगर, इस तरह से। तो जैसे सम, एनी, मच या फिर इनफ जैसे वर्ड्स जब यूज़ किए जाते हैं उस क्वांटिटी को दिखाने के लिए, तो उस केस में उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। अंडरस्टूड? अब अभी हमने उस गोल्ड की बात की थी और आप लोग शायद थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि गोल्ड तो जब ज्वेलरी खरीदते हैं तो वेट के हिसाब से खरीदते हैं। अब इसको समझिए, जैसे वाटर है, तो वाटर, क्या आप जब भी पानी मांगते हैं तो ऐसे मांगते हैं, 1 पानी दे देना, 2 पानी ले आओ? नहीं, ये नहीं हो सकता। आप क्या बोलते हैं, 1 ग्लास पानी ले आओ, या फिर 1 बॉटल पानी देना भैया। जब भी पानी किसी फॉर्म में है, फॉर्म मतलब या तो बॉटल के अंदर है या फिर ग्लास के अंदर है, उस केस में तो हम पानी को गिन सकते हैं कि 1 ग्लास पानी, 2 ग्लास पानी या 2 ग्लास बॉटल। लेकिन जब पानी अपने आप में एकदम फ्री है तो पानी को नहीं गिना जा सकता है। उस केस में पानी जो है अनकाउंटेबल नाउन है। इन दैट सेम मैनर गोल्ड भी जब एक ज्वेलरी की फॉर्म में आता है या कॉइन की फॉर्म में आता है, सिर्फ उसी केस में उसे गिना जा सकता है। और वो गिनना कैसे होता है, इतना तोला, उतना तोला या इतने ग्राम। तो यहाँ पर तो वेट किया जा सकता है, उस केस में तो गोल्ड काउंटेबल हो सकता है कि 10 ग्राम है या ये 10 तोला सोना है। अदरवाइज गोल्ड अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है, राइस, शुगर, ये सब अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन ही है। इन्हें काउंटेबल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन्हें यूनिट में डालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि वाटर को यूनिट में डालने के लिए या तो ग्लास या फिर लीटर, 1 लीटर ऑफ बॉटल या 2 लीटर बॉटल, इस तरीके से हमें ये करना पड़ेगा। राइस को अगर खरीद रहे हैं तो हमें क्या कहना पड़ेगा, 10 दाने चावल के दे देना भैया और 15 दाने चीनी के। क्या इस तरह से खरीद सकते हैं हम? नहीं, ये केजीज के हिसाब से। तो यानी हम एक तरीके से यूनिट दे रहे हैं इनको। तो पानी या ऑयल लीटर्स में हम खरीदें तो वो काउंटेबल हो सकती हैं। राइस या शुगर जैसी चीज़ें हम केजीज में जब खरीदें या ग्राम्स में खरीदें तो वो काउंटेबल हो सकती हैं। अदरवाइज अपने आप में ये अनकाउंटेबल ही रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 ग्लास ऑफ वाटर इज काउंटेबल। 1 या 2, एक को क्या गिनेंगे, है ना, 2 kg of sugar, 2 kg of sugar is countable, या राइस, 2 kg of rice, 2 किलो चीनी, 2 किलो चावल, ये काउंटेबल है। अदरवाइज ये सब अपने आप में काउंटेबल नहीं होते हैं। और ये सेम फंडा गोल्ड पर भी लगता है या नेचुरल मटेरियल जो होता है उस पर लगता है। आई होप स्टूडेंट्स ये जितनी भी टाइप्स ऑफ नाउन हमने आज देखे आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ गए हैं और पूरी क्लैरिटी आ गई है।
और अगर कहीं कोई डाउट रह भी गया है तो जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला, आपको अपना डाउट मुझसे पूछ लेना है, बिल्कुल भी डाउट लेकर आगे नहीं बढ़ना है। इस वीडियो में हमने नाउन के बारे में जाना, उसको अच्छे से समझा एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन को भी हमने अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लिया है। लेकिन अगर फिर भी कहीं पर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिए। मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, फिर से कह रही हूँ कि डाउट प्लीज़ मत रखिएगा, प्लीज़ पूछिए, चाहे कितना भी बेसिक डाउट हो। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स के डाउट्स को क्लियर करती हूँ, राइट। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट वीडियो का मैं आपको बता देती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे नाउन को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कुछ रूल्स सीखेंगे, नाउन को फिर यूज़ कैसे किया जाता है वो सीखेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी तक अगर मैं ड्राइविंग की बात करूं तो अगर आप ड्राइविंग के सारे नियम कायदे सीख भी लो और इतना ज़बरदस्त रट्टा मार लो कि आधी नींद से भी जगाकर अगर आपको पूछा जाए कि भाई ड्राइविंग का ये रूल बता, तो आप धड़ाम से बता दो। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि आपको बढ़िया ड्राइविंग भी आ गई? नहीं। तो अभी तक हमने सिर्फ ये सीखा है कि नाउन होता क्या है, नाउन का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। और जैसे इस वीडियो की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि हमारा पूरा इंटेंशन ये है कि आपको अपने आंसर्स भी बेटर तरीके से फ्रेम करने हैं, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सही तरीके से आप फ्रेम कर पाओ। तो इसलिए भी हमें ये एप्लीकेशन सीखना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स। एंड आई एम श्योर आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहोगे क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ विदा लेती हूँ। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।